Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of coordination compounds for class 12th. So in this lecture we will understand the concept of coordination number. After understanding the ligands and monodentate ligand, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, ये सारी समझने के बाद और फिर इसके बाद मैंने चिलेटिंग भी बताया आपको, फिर एम्बीडेंटेट के बारे में बताया, तो ये सब बता चुके हैं हम अपने नोट से। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग इसको बुक से पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये चैप्टर इस बुक से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। आप पढ़ते जाइए, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा क्यों मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे समझा दूंगा। द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे, है ना, अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयंस थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस डेफिनेशन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तक ये जानना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये AgCN होल ट्वाइस, ये माइनस जो दिख रहा है, ये बच्चों माइनस क्यों आया यहाँ पे, पहले सबसे तो ये जानिए, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अगर ये माइनस को कोई प्लस चार्ज यानी Na प्लस आकर के अलग से सेटिस्फाई करे तो वो आयनाइजेशन स्फीयर में बाहर रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीज़ें हैं वो अंदर है, आयनाइजेशन स्फीयर उसको कहते हैं जो बाहर होता है, पहले तो ये जान लीजिए। अब यहाँ पे माइनस आया क्यों, ये आपको समझना पड़ेगा। हम जानते हैं सिल्वर पे क्या होता है, एक पॉजिटिव का चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। साइनाइड पे एक माइनस होता है, तो एक प्लस एक माइनस से न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन यहाँ 2 माइनस है ना बच्चों, तो एक माइनस इसके ऊपर चला आएगा, बात समझ में आई। अच्छा, CuNH3 होल 4 2+। अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर समझा रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए। Cu के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, कॉपर के ऊपर 2+ होता है, हम जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। NH3 का कोई आपका चार्ज है ही नहीं, मतलब इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहलाएगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है कि ये लाइगेंड आए और इसकी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। तो क्या करेगा बच्चों, ये अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा। 4 अमोनिया आएंगे, है ना बच्चों, और इसका नाम क्या करते हैं हम लोग, अमीन। अभी नेमिंग वगैरह सीखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। तो कॉपर पे 2+ होता है और इस पर 0 होता है, तो इसी का 2+ यहाँ चढ़ गया, ठीक है ना। और क्रोमियम में 3+ होता है, यहाँ चढ़ गया। वाटर में भी कोई चार्ज नहीं होता है, अगर यहाँ चार्ज आता तो इसके 3+ को न्यूट्रलाइज करता, माइनस चार्ज, और कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड क्रोमियम आर 2, 4 एंड 6। सिल्वर का 2 है, कॉपर का 4 है और क्रोमियम का 6 है। ऐसा क्यों बच्चों, ये देखिए यहाँ पे यूनिडेंटेड दिख रहा है, मोनोडेंटेड मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से ये डोनेट कर सकता है अपने मतलब लोन पेयर को या चार्ज को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए। तो CN के पर एक माइनस होता है, तो एक माइनस से सर्टिफाई किया, यहाँ पे 2 CN माइनस दिख रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले स्फीयर में क्या हो गया, 2। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। जो इंडेक्स दिख रहा है उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बना दीजिए। इसमें कितना दिख रहा है, टोटल H2O पे 6 दिख रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, यानी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा रिस्पेक्टिवली सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन Fe2O4 होल थ्राइस 3-। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, आयरन दिख रहा है और C2O4 का होल थ्राइस दिख रहा है और 3- दिख रहा है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि एक ऑक्सीलेट आयन पे कितना चार्ज होता है, 2- होता है, दो तरफ से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होते हैं, यानी 3 पे कितना हो जाएगा, 6- हो जाएगा। और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 है, तो 6- और +3 मिल करके क्या हो गया, -3 बचा। ये -3 यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, ठीक है ना बच्चों। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बनाने का तरीका अब आप लोग सीख गए होंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6 है, यहाँ पे 3 इसका मत कर दिए, क्योंकि इसके अंदर जो लाइगेंट है वो 2 तरफ से डोनेट कर सकता है, यानी बाइडेंटेड है। अब बाइडेंटेड के केस में इसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ये नहीं होगा, यूनिडेंटेड के केस में ये होता है, मतलब एक अगर लोन पेयर या एक चार्ज को अपने डोनेट करे उस केस में सिर्फ उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, इंडेक्स ले लेते हैं। लेकिन इस केस में जितना भी इसकी डेंसिटी होगी उसको इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका C2O4 दिख रहा है इसकी डेंसिटी 2 होती है, तो 2 × 3 कितना हो जाता है, -6। -2 × 3 -6 हो गया, और आयरन पे +3 है, तो +3 -6 मिलकर के कितना होता है, -3 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6 बिकॉज C2O4 होल ट्वाइस C2O4 2- इज अ डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड कहिए, बाइडेंटेड कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो डाइडेंटेड है ना, ये 2- दिख रहा है, इसके 1- होता है, ये मोनोडेंटेड होता है या यूनिडेंटेड होता है, बात समझ में आ रही है। द मोर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर मेटल आर 2, 4 एंड 6 बाय लेस कॉमन आर 3, 5 एंड 7,
7 एंड 8। तो ज़्यादातर आपको क्या दिखेंगे 2, 4 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सेंट्रल मेटल आयन आपको दिखेंगे, ठीक है ना। और मतलब कम मात्रा में कौन दिखेगा, ये भी दिखेगा 3, 5, 7 और 8, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या कह लीजिए या आयन कह लीजिए इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये सब आप लोग छोड़ दीजिए। फॉर्म्ड बाय ligands with the central ion, pi bonds if any formed between the ligands and central metal ion। चलिए बच्चों ये आपके काम का उतना नहीं है, देख लीजिए बस एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जितनी बातें मैंने समझाई उतना समझ में आ गया होगा। थर्ड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयंस। चलिए पहला क्या था बच्चों, फर्स्ट आप लोगों के लिए, सेकंड तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, थर्ड आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस। तो फर्स्ट क्या था बच्चों, फर्स्ट आपका लिए जब हम लोग लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के बारे में बात कर रहे थे वो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। तो ये मैंने आपको नोट्स से समझाया है। तो लाइगेंड्स वगैरह या आप लोग सेंट्रल मेटल एटम के बारे में ये सब पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट आपने इस वाले बुक से क्या देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। और थर्ड पॉइंट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे जिसको आगे प्रोसीड किया जाए। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस। अब ये क्या है बच्चों, ये क्या केस सिनारियो क्रिएट कर रहा है। द सेंट्रल एटम एंड द लाइगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो क्या कह रहा है, द सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, एंड द लाइगेंड्स और उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स आ रहे हैं, विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है ना, एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, और इसको साथ में क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था नोट्स के जरिए, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका दिख रहा पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका क्या हो गया, लाइगेंड हो गया। ये दोनों मिला करके क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे, और ये क्या बनाएगा आपका, आयनाइजेशन स्फीयर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बच्चों, अभी मैं बताऊँगा बुक का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, अब पॉलीहेड्रन के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि 11th में ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया जाता है ना, पॉलीहेड्रा के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग देखिए क्या होता है ये, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ये बात एक ही है। द लाइगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन इन डेफिनेट डायरेक्शन इन शेप, देयर बाई गिविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। चलिए इतना डेफिनेशन से आपको बहुत मतलब नहीं है। चलिए ये देखिए, दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अभी आप लोग एग्जांपल जब देखेंगे तो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए द जनरली ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फॉर एग्जांपल PTCl4 2- is square planar, NiCO4 is tetrahedral, and CONH3 3+ is octahedral, while FeCO5 is trigonal planar, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये क्या होता है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए टेट्राहेड्रल क्या होता है, मान लीजिए एक कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको 4 एटम चारों तरफ से क्या किए हैं, सराउंड किए हैं। अब ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा ना कि मैक्सिमम मतलब अब इसके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब जो भी है डिटरमाइंड हो जाए। तो इससे क्या बनता है बच्चों, एक यहाँ लग जाएगा, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक और यहाँ, मतलब 4 एटम इससे 4 तरफ से बॉन्डेड है ना, एक इधर से बॉन्डेड, एक इधर से बॉन्डेड, एक इधर से, एक इधर से। अब इसको मैं पेज पे बना के दिखाता हूँ कि टेट्राहेड्रन कहते हैं किसको। जैसे मीथेन ले लीजिए, मीथेन क्या होता है, CH4। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, ये सिंपली मैं समझा रहा हूँ। ये कार्बन ले लिया, अब 2 तो एक ही प्लेन में आ गए, तो हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आ गया इसके, और एक हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों, प्लेन से बाहर, है ना, प्लेन से बाहर आ गया।
यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और एक प्लेन के अंदर आ गया हाइड्रोजन है, ठीक है ना। देखिए ये तो एक ही प्लेन में दो हाइड्रोजन लगे हैं जो एटम है, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर। अब जब इसको कनेक्ट करेंगे आप, कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे आप, है ना, तो कुछ आपको क्या दिखेगा, तीन इस साइड से आपको प्लेन दिखेंगे, हेड दिखेंगे, और एक नीचे साइड से दिखेगा, यानी टेट्राहेड्रन, 4 हेड होते हैं इसके, ठीक है ना, वही दिखा रहा है ये एक कोई सेंट्रल मेटल एटम है, 4 लाइगेंड्स इससे लगे हुए हैं, है ना। अब लाइगेंड आपके सिंपल भी हो सकते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ लाइगेंड मतलब ग्रुप ऑफ एटम का भी कोई लाइगेंड हो सकता है। तो ये 4 लाइगेंड चारों तरफ से घेरे रहेंगे इसको। अब उसको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट करके देखा तो ये 4 हेड बन रहे हैं, एक इधर देखिए, ये एक आप देखिए एक ट्रायंगल 3D में सोचिए, एक ये एक इसके पीछे और एक नीचे, तो टेट्राहेड्रन हो गया। स्क्वायर प्लेनर क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी वो ले लिया, एटम ले लिया, XYZ कुछ भी ले लीजिए, ए ले लेते हैं कोई एटम, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब चारों इस तरीके से अरेंज है कि ना ही कोई नीचे है ना ही कोई ऊपर है, चारों इस तरीके से एक प्लेन में है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होगा, जैसे एक तो सेंट्रल मेटल एटम हो, ठीक है, और एक जो है आपका 4 तो ऐसे हों, एक यहाँ हो, एक यहाँ एटम लाइगेंड हो, एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, एक ऊपर हो और एक नीचे हो। अब देखिए बच्चों ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ठीक है ना। जब इसको आप कनेक्ट करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऑक्टाहेड्रल का टाइप का कुछ शेप बन जा रहा है। इसमें 8 हेड बनते हैं। अब ये आपको 3D 2D प्लेन पे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सोच सकते हैं इसमें 8 हेड बनेंगे टोटल ज्वाइन करने के बाद सबको, ठीक है। सारे जो लिगेंड दिख रहे हैं उसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और उसके हेड को जब काउंट करिएगा तो टोटल आपको 8 हेड इसमें दिखेंगे। स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, नीचे से आप जैसे कोई सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है, इसके चारों तरफ लाइगेंड है और एक लाइगेंड ऊपर है, ऐसे देखिए, है ना, एक यहाँ है। अब इसको आप चारों से कनेक्ट कर दीजिए, है ना, तो ये एक तरीके का क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर भी दिख रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या दिख रहा है, पिरामिड टाइप का शेप दिख रहा है कनेक्ट करने के बाद। तो अभी ये कंडीशन मैं सारी समझाऊंगा कि कैसे ये सब हो रहा है ना, बस अभी आप फिगर समझते चलिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब क्या हुआ, अब एक कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो पहले तीन मेटल से ऐसे जुड़ा रहेगा, है ना, 3 लाइगेंड से ऐसे जुड़ा रहेगा, एक यहाँ होगा लाइगेंड, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, पंखे की तरह, और एक होगा इसके ऊपर और एक होगा इसके नीचे। अब इसको आप सबसे कनेक्ट करेंगे जब चारों तरफ, तो आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल बन रहा है और 2 पिरामिड बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसी को बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। तो जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा बच्चों 11th में, उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। The oxidation number of the central metal atom is defined as the charge that is carries as calculated by assigning appropriate charges to the ligands and equating the sum of the charges on the central atom and the ligands equal to the charge on the coordination sphere। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, क्या कह रहा है ये। It is रिप्रेजेंटेड बाय रोमन डिजिट्स। रोमन नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, 1 2 3। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेट्रा। इन द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है ना। आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम इट हैज़ नो को रिलेशन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuNH3 2+ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने निकालना सिखाया है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCN6 3- इज़ +3। ऑक्सीडेशन नंबर तो आयरन का +3 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। The method of calculation of oxidation number of a metal in coordination compound or a complex ion is illustrated below with a few examples।
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इन कॉपर का CuNH3 4SO4, इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब सल्फेट आयन पे हम जानते हैं 2- होता है ना। सल्फेट आयन चार्ज जो कैरी करता है वो -2 करता है। एज द कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, अब चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी +2। अब कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। अलग से इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है ये। CuNH3 4, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब आयनाइजेशन स्फीयर का सल्फेट आयन आएगा तो उस पर 2- है, इसका मतलब इस पर कितना होना चाहिए, 2+ होना चाहिए, तभी तो 2- आकर के क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब बात समझ में आई कि कॉपर का जो मतलब चार्ज है वो कितना है, +2 है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कितना है, +2। कॉपर का मत सोचिए, अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सोचिए, चार्ज कितना है, +2 है। एज NH3 कैरीज नो चार्ज, अब कोई चार्ज तो कैरी करता नहीं है NH3, ठीक है ना। देयर फॉर चार्ज ऑन कॉपर इज़ +2, तो कॉपर पे कितना होना चाहिए, +2। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे NH3 की जगह Cn होता है, Cn 1 लगा होता है यहाँ पे। अब अगर 1 लगा होता तो कुछ तो डिस्टर्बेंस आ जाती, तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस मिला करके तब हम निकालते हैं Cu का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब न्यूट्रल दिखे तो डायरेक्ट आप इसका चार्ज देख लीजिए कितना बन रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर +2, वी राइट इट Cu, ऐसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCN6 4-, एज ईच Cn- आयंस कैरीज 1- चार्ज। Cn- पे क्या है, -1 चार्ज ऑन 6 Cn- -6 हो जाएगा, 6 Cn- की वजह से -6 चार्ज आएगा, किस पे, Cn- पे, ओके। एज टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ -4, अच्छा -4 यहाँ दिख रहा साफ साफ, है ना। टोटल चार्ज कितना है, -4 है। देयर फॉर चार्ज ऑन आयरन मस्ट बी +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2, वी राइट इट एज Fe2 रोमन डिजिट में। अच्छा ऐसा क्यों हुआ बच्चों, यहाँ पे 6- है, इसकी वजह से 6- आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल पे देखना तो 4 है, यानी 2- किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो किसने किया होगा, 2+ ने, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 11th वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे अलग तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ाना चाह रहा था आपको। अब बात समझ में आई ना, यहाँ 6 1 Cn पे 1- होता है, तो 6 Cn पे 6- होना चाहिए, तो इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 6- दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा 4-, इसका मतलब 2- कोई न्यूट्रलाइज कर दिया, तो कौन किया, आयरन किया, इसका मतलब 2+ इस पर रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3, मतलब पोटेशियम का 3+ आयन है, FeC2O4 होल थ्राइस एज K+ आयन कैरीज +1 चार्ज। K+ पे तो हम जानते हैं हमेशा +1 होगा, है ना, तो 3 K+ पे 3 का प्लस चार्ज आ जाएगा, हेंस चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज -3, अगर इस पर +3 है तो इस पर -3 होगा कॉम्प्लेक्स आयन पे, है ना। एज ईच ऑक्सीलेट आयन C2O4 2-, जो ऑक्सीलेट आयन कहलाता है, उसके पास 2- का चार्ज होता है, हम जानते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये आयनाइजेशन स्फीयर में 3 K+ है, तो 3 K+ इस 3- को न्यूट्रलाइज किया होगा तभी तो जुड़ा है। अब ये 3+ को जैसे ही हटाएंगे इस पर 3- आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अब 3- में अब एक ऑक्सीलेट पे कितना आयन कितना माइनस होता है, 2, तो होना कितना चाहिए, 3 है ना, 2- वाले, तो 6 होना चाहिए इस पर माइनस चार्ज टोटल पे, लेकिन है कितना, 3 ही, 3- है और 6 होना चाहिए, तो कितना न्यूट्रलाइज हो चुका है, 3- न्यूट्रलाइज हो चुका है, यानी 3- को 3+ आयरन के 3+ चार्ज ने न्यूट्रलाइज किया होगा, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखिए बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब इस तरीके से निकल का निकाल लीजिए, है ना, निकल का इन निकल CO4 टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। एज CO कैरीज नो चार्ज, अब CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, Ni शुड बी 0, तो Ni पे भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज, मतलब निकल इज गिवन इन गिवन कॉम्प्लेक्स इज 0, वी राइट इज इट एज 0 को हम लोग पैरेंथेसिस में रख देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन अज्यूमिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स टू बी x। चलिए ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, x को आप अज्यूम कर लेंगे। द सम ऑफ द चार्जेस, देखिए बच्चों कैसे निकलता है, जैसे
कोबाल्ट NH3 और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और 2+ का चार्ज है। अब इसमें हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए ऑक्सीडेशन नंबर CO का कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, CO को हम लोग CO को क्या मान लेंगे, X, जो सेंट्रल मेटल एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। अब उसके बाद जो लाइगेंड्स हैं उनके चार्ज को हम लोग इसमें ऐड करके जितना टोटल इस स्फीयर पे चार्ज दिख रहा है उससे इक्वेट कर देंगे। तो बात समझ में आ रही होगी। देखो X मान लिया हमने किसको, CO के ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। NH3 अमोनिया का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी वजह से 5 0 आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, और क्लोरीन की वजह से -1 आता है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, -1 को और X को। -1 और X किसके बराबर होने चाहिए, +2 के, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज दिख रहा है, तो +2 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या -1 इधर, ये 0 तो हट जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी X = 3। X = 3 क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। एक और कंपाउंड लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6, ओके। जो K4FeCN6 है उसमें हम अगर एक पोटेशियम प्लस, कितना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 4 पोटेशियम आयन निकल जाएंगे, तो 4+ आयन निकल गया, तो इसका मतलब आयनाइजेशन स्फीयर अगर +4 था तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो -4 होना चाहिए, यानी FeCN6 का 4- आना चाहिए इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आयरन को X ले लीजिए, ले लिया X, और साइनाइड आयन पे 1 माइनस होता है ना, तो 6 साइनाइड पे कितना होगा, 6 × -1, इसको ऐड कर दीजिए, 6 × -1 को हमने X में ऐड कर दिया आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में, और इसको इक्वेट किससे करना है, जो कि इसका चार्ज दिख रहा है -4 से। अब इक्वेट करने के बाद हमने देखा X की वैल्यू, जब ये -6 इधर गया तो +6 बन गया और -4 करके +2 बचा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, +2। तो जब भी आपको क्या पूछ ले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को पूछ ले, किस में से, सेंट्रल मेटल एटम का, कहाँ से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से, तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे, इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम को X मान लेना है, लाइगेंड के चार्ज को आप उसमें ऐड कर देंगे, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस साइन लगा करके, प्लस चार्ज है तो प्लस का साइन लगा करके, और इसको इक्वेट कर देंगे ऊपर के चार्ज से। कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको मिल गया और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कह दिया, आप निकल जाएगा आपका आसानी से। अब देखिए, द चार्ज carried by complex ion is the algebraic sum of the charges carried by the central metal ion and ligands compounds to the coordinated to the central metal ion। चलिए, इस सबसे बहुत ज़्यादा मतलब इतने काम की चीज़ नहीं बच्चों, फिर भी आप देख लीजिए क्या होता है, ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन इज द algebraic sum of the charges by carried by the central metal atom and the ligands। क्या कह रहा है, मतलब कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी ले लीजिए जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिर्फ रहे, आयनाइजेशन स्फीयर से कोई मतलब नहीं है, तो जो चार्ज कैरी कर रहा है ना ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो किसके सम के बराबर होगा, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के चार्जेस के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होगा। अच्छा, कैसे नहीं मानते सर, चलिए मानेंगे अभी आप। देखिए, मान लीजिए AgCN होल्ड वाइज माइनस है, अब देखिए इस पर -1 तो दिख रहा है आपको, तो उसको राइट साइड में लिख लीजिए। अब प्लस इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड में क्या दिख रहा है, Ag पे हम जानते हैं +1 होता है, ठीक है, और CN पे -1 होता है, तो -1 × 2, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। 1 - 2 कितना होता है, -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसलिए क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम एक दूसरे का बराबर होता है। कौन, जो इस पर चार्ज दिख रहा है और अंदर के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका जो अलजेब्रिक सम है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो ये हो गया, लाइगेंट हो गया, इनके जो सम है, इनके जो चार्जेस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है, बस यही कहना चाह रहा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक मतलब जिसमें एक ही तरह के लिगेंड आए, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ सिर्फ अमोनिया आ रहा है। और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अमोनिया भी दिख रहा है और क्लोरीन भी दिख रहा है लिगेंड के रूप में, तो ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से बच्चों आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ रूल मुझे पहले भी बोलने चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले डायरेक्ट नेमिंग सिखा दी जाए, फिर उसके बाद रूल्स वगैरह की बात होती रहेगी। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, द पॉजिटिव आयंस जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, क्या ऑर्डर होगा, कौन पहले आएगा, ऑर्डर मतलब कौन पहले आएगा।
ठीक है। द पॉजिटिव आयंस कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कैटायन होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पहले आएगा। इज़ नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयंस एनायन, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा नेमिंग, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला ही नेमिंग आएगा। द नेम इज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड। अब देखिए क्या कह रहा है, नेम कैसे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से। सबसे पहले कौन आएगा, कैटायनिक वाला पार्ट आएगा, है ना, चाहे वो सिंपल हो चाहे क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। देखिए कैटायन तो ये भी हो सकता ना बाहर भी, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज होता तो बाहर प्लस आता, जैसे पोटेशियम आ रहा था उसको इस साइड लिख रहे थे, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज आ रहा है तो इस पर माइनस आ रहा है, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तो कोई और स्पीसी आएगा उस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर प्लस है वो आयनाइजेशन स्फीयर पे माइनस होना पड़ेगा। तो इस वाले केस में अगर ये आयनाइजेशन स्फीयर देख के लग रहा है कि क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस के ही में रहता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले लिखेंगे, और पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम को नहीं लिखते हैं, सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं। अब लिगेंड्स को भी लिखने का रूल है, मान लीजिए एक लिगेंड है तो कोई बात नहीं, 2 या 3 लिगेंड हो गए तो उस लिगेंड का जो फर्स्ट लेटर है अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे एक ही लिगेंड है तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 6 आपको अमोनिया दिख रहे हैं, अमोनिया क्या बोलते हैं, अमीन, तो हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। उसके बाद किसका नंबर आएगा, सेंट्रल मेटल आइटम का, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है 3, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, और लास्ट में हम लोग क्लोराइड लिख देते हैं, यही इसका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए दूसरा कंपाउंड आया K2 PtCl6। अब इसमें देखिए, इसमें जो है जो आयनाइजेशन स्फीयर था वो माइनस चार्ज था, इसमें आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, प्लस चार्ज है। तो आयनाइजेशन स्फीयर प्लस चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज है, और हम क्या जानते हैं, हमेशा कैटायन को लिखते हैं जो प्लस वाला है, तो यहाँ पे पोटेशियम लिखेंगे पहले, ठीक है, पोटेशियम सिंपली लिख दिया, ठीक है। अब आ जाइए आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम देखेंगे कि हमारे पास लिगेंड कौन से हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन का नाम क्या करते हैं बच्चों, क्लोराइडो या क्लोरो, पहले आ रहा है तो क्लोरो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरो करिए, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो, कितने क्लोरीन है 6, तो हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्यों आया, प्लेटिनम क्यों नहीं आया, प्लेटिनेट क्यों आया बच्चों, प्लेटिनम क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज आएगा तो आप 8 से एंड करेंगे तो क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, नेट क्यों आया, क्योंकि माइनस से एंड हो रहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसलिए 8 लगाते हैं। और 4 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लेटिनम का वो 4 है। ऐसा कैसे पता चला, 4 कैसे मान लें, अच्छा K2 के में 2 मतलब 2K प्लस को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, इस पर 2 माइनस बचेगा, पूरे पे 2 माइनस बचा, एक क्लोरीन पे कितना माइनस होता है 1, 6 क्लोरीन पे कितना होना चाहिए 6 माइनस होना चाहिए, और है कितना 2 माइनस, यानी 4 माइनस किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, प्लेटिनम ने, इसलिए इसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का रोमन डिजिट में ये तरीका होता है, पैरेंथेसिस के अंदर लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए, बट द नॉन आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन वन वर्ड नेम। अच्छा, अब देखिए CO NH3 होल थ्राइस, NO2 होल थ्राइस, अब इसको हम लोग वन वर्ड में ही लिख देते हैं, ये क्या है, नॉन आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, नॉन आयनिक और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए, इसमें क्या होगा बच्चों, एक ही वर्ड में पूरे के पूरे मतलब नेमिंग को कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अमीन पहले आ रहा है, क्या नाइट्रो ग्रुप पहले आ रहा है, तो हम जान रहे हैं ए पहले आता है ना, अमीन, है ना। अमोनिया N नहीं देखना है, अमोनिया में N नाइट्रोजन नहीं देखना है, अमीन, इसके नाम में ए आ रहा है ना पहले, इसलिए क्या आएगा, 3 अमोनिया है तो ट्राई अमीन, ठीक है ना, ट्राई अमीन, और 3 ही क्या है, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है ना ट्राई, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो, और क्या है उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखा तो कितना है 3 है। ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, और नाइट्रो ये जो आपको नाइट्राइट आयन दिख रहा है इस पर क्या है 1 माइनस होता है, तो 3 माइनस की वजह से NO2 माइनस की वजह से 3 माइनस चार्ज जाएगा, तो इसके 3 माइनस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा 3 प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, बात समझ है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा, ये कंपाउंड देखिए PtNH3 होल ट्वाइस Cl4, अब इसमें जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है,
तो अब इस केस में क्या करेंगे, एक ही वर्ड में पूरा का पूरा नेमिंग कर डालेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले क्लोरो आ रहा है या अमोनिया आ रहा है, अमीन आ रहा है, तो कितने अमीन है, डाई, तो डाई अमीन लिख दिया, ठीक है ना। और क्या है, टेट्रा क्लोरो, डाई अमीन टेट्रा क्लोरो, फिर प्लेटिनम आ रहा है तो प्लेटिनम लिखा और 4 लिखा। तो बच्चों यहाँ प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा, ऊपर तो प्लेटिनेट आया था, नीचे प्लेटिनेट नहीं लिखा हमने। ऐसा क्या कारण है कि प्लेटिनेट नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं है। जब प्लेटिनेट लिखने के लिए 8 से एंड होने के लिए कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे हमेशा माइनस चार्ज होना चाहिए, नहीं है तो सिंपली आप प्लेटिनम लिख करके जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा निकाल करके लिख देंगे। यहाँ पे 4 है, कैसे निकला सर, कैसे मान ले, अमोनिया पे कोई चार्ज होता है नहीं, क्लोरीन पे -1 होता है, कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो 4 -1 को 4 प्लस न्यूट्रलाइज करना चाहिए, यानी प्लेटिनम का 4+ आएगा। बात समझ में आया। चलिए नेमिंग ऑफ लाइगेंड का भी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये मैंने आपको सिखा चुका है, पहले ही नोट से बता चुके हैं कि लाइगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर नेम्ड डिफरेंटली एज फॉलोज। तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस सिंपली मैं थोड़ा सा बता करके आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे Cl- है साइनाइडो, Cl- है क्लोरो, Br- है ब्रोमो, और ये है F- फ्लोरो, NO2- है नाइट्रो, OH- है हाइड्रोक्सो, O2- है ऑक्सो, और H- है हाइड्राइडो, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग नाम करते हैं। अब ब्रोमो कहिए, ब्रोमाइडो कहिए, क्लोरो कहिए, क्लोराइडो कहिए, साइनो कहिए, साइनाइडो कहिए, बात एक ही है बच्चों, दोनों तरह से चलता है। अभी आगे आप लोग इसमें भी डिफरेंस समझ जाएंगे क्या है, ठीक है ना। हमारे सल्फेट आ गया तो सल्फेटो, ऑक्जिलेट आ गया तो ऑक्जिलेटो, कार्बोनेट आ गया कार्बोनेटो, है ना। अमाइड आ गया तो अमाइडो, है ना। और इमीड, अमाइड और इमीड में इतना फ़र्क है कि NH2 पे 1- होता है और NH पे 2- होता है। तो अगर ये अमाइड ग्रुप है तो अमाइडो लिखते हैं, ये इमीड ग्रुप है तो इमाइडो लिखेंगे, है ना। बात समझ में आ रही होगी। ONO-, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, है ना। ये क्या है, नाइट्राइटो, ये नाइट्राइटो, ये नाइट्राइटो बेटा, इसको आप ध्यान दीजिए, ये नाइट्रेटो है और ये नाइट्राइटो है, ठीक है। ये ONO- नाइट्राइटो है और ये क्या है, नाइट्रेटो। SCN- साइनाइड, थायोसाइनेटो, ठीक है। इतना ज़्यादा याद नहीं करना बच्चों, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये धीरे धीरे नेमिंग होगी और ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगे वो समझ में आ जाएंगे। बस आप लोगों को क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो या फ्लोरो, जिस तरीके से आपको याद हो अभी उस तरीके से कर लीजिए। आगे चल करके आपको जब आपकी कंप्लीट नेमिंग आएगी तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बताए थे, क्या होता है बच्चों, NH3 अमीन कहलाएगा, वाटर क्या कहलाएगा, एक्वा कहलाएगा, CO क्या कहलाएगा, कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा, CS क्या कहलाएगा, थायो कार्बोनिल कहलाएगा, NO नाइट्रोसिल कहलाएगा, है ना। और पॉजिटिव लिगेंड के बारे में बताया था, NH2 हाँ किससे कनेक्टेड हो, NH3 पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो इसको हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। NO+ हो नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, NO2+ हो तो नाइट्रोनियम बोलते हैं, है ना। इस तरीके की नेमिंग होती है। जैसे हम लोग इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर करेंगे ये सब बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, अभी घबराइए नहीं, ठीक है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे लेक्चर रोक देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग बुक से पढ़ने को प्रेफर करिए, है ना। आगे जैसे जैसे चलेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा कंपेटेबल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैंने जो आपको नोट्स से पढ़ाया है उससे थोड़ा बहुत ये मर्ज हो रहा है, हल्का फुल्का मर्ज हो जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके 2 बार आ गए, है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी जैसे आगे बढ़ जाएंगे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से आप लोगों को समझ में आने लगेगा और आप लोगों को ये फील आने लगेगा कि सर आपने बुक से पढ़ाया तो क्यों पढ़ाया, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को और आयंस के नाम याद करने हैं तो मैं एक बार स्लाइड चला दे रहा हूँ, आप इसको रोक करके ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। सम कॉमन लाइगेंड्स एंड देयर नेम्स, तो इसमें आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, बस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है ना। ध्यान रहेगा, अगर देखे रहेंगे तो जब नेमिंग करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे साइनाइड आयन है Cn-, इस पर चार्ज कितना होता है, -1, है ना। डोनर एटम्स कितने हैं, कौन है, कार्बन इसमें डोनेट करता है लोन पेयर को, बात समझ में आया। और इस पर इसको क्या नेम करते हैं, साइनो और साइनाइडो दोनों कर सकते हैं, है ना। तो साइनो या साइनाइडो दोनों आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा
अब दूसरा एक और देख लेते हैं एलिगेंट को, तो उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। हैलाइड, हैलाइड आयन कौन होता है? हैलाइड मतलब जो हैलोजन ग्रुप से होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। तो ये इसको आप लोग कितना चार्ज देंगे? -1 का चार्ज होता है, ठीक है ना। इसमें डोनर एटम कौन होगा? X होगा। X मतलब चाहे फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, ब्रोमीन, आयोडीन अलग से आएंगे ना, तो जो भी आपका दिया रहेगा वही उसका डोनर एटम हो जाएगा, है ना। इसका जो नेम होता है हैलाइडो कह लीजिए, हैलाइडो मतलब कॉमन नेम है इसका, या तो फ्लोरीन आएगा तो क्लोराइडो, क्लोरीन आएगा क्लोराइडो, ब्रोमीन आएगा ब्रोमाइडो, आयोडीन आएगा आयोडाइडो, है ना। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो बाकी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या चार्ज होता है उस पर, कौन डोनेट करता है एटम को, मतलब लोन पेयर को। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे नाइट्रेट आयन NO3-। अब इसमें कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को। बात समझ में आ रही है बच्चों? और इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा हो हाइड्रोक्साइड आयन OH- है, इसमें -1 होता है चार्ज, लेकिन इन दोनों में कौन डोनेट कर रहा है अपना चार्ज या लोन पेयर? तो ऑक्सीजन डोनेट करता है, इसलिए ऑक्सीजन लिखा है और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप स्लाइड को आप अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। एक बार पढ़ना ज़रूरी है, समझ के पढ़िएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे जब नेमिंग करेंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए यूनिडेंटेड था, मतलब मोनोडेंटेड था वो। डाइडेंटेड में मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक बार आप लोग बुक से पूरा ध्यान से पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसकी नेमिंग कौन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए डाइडेंटेड में या बाइडेंटेड में ऑक्सिलेट आयन है। ऑक्सिलेट आयन कैसा होता है? C2O4 2-, यही होता है। तो 2 कार्बन होते हैं, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, एक पे माइनस एक पे माइनस इधर। तो कितने टोटल चार्ज है? -2 है। टोटल आयन पे कितने चार्ज है? -2। और 2 ऑक्सीजन आइटम, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों ऑक्सीजन डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इससे बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सिलेट आयन है तो ऑक्सिलेटो बोलते हैं। पूरा आप टर्म समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है इसको, है ना। इसी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से बच्चों, पॉज करके ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम नेमिंग कराएं तो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। फिर आपका ये देख लीजिए बाइडेंटेड में ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, है ना, पॉजिटिव लिगेंड के बारे में दिया है। तो ये सारा एक आपके पास समझ होनी चाहिए, अभी याद नहीं होना चाहिए पूरा। याद तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब ज़रूरत की नहीं है बच्चों, जितनी ज़रूरत की है वो याद हो जाएगा, ठीक है। और बस रिवाइज़ कर लीजिए, ध्यान में रहेगा तो नेमिंग में बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे सारी चीज़ें देखेंगे, जो जैसे वर्नर थियरी है, जैसे इसका आपका आइसोमेरिज्म है ना, राइटिंग फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन नेम इज़ गिवन, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी है। देखिए कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये सब भी समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बुक से प्रेफर करिए पढ़ना, और काफ़ी कुछ पढ़ाना है तो शॉर्ट करना पड़ेगा बच्चों, आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं पेज खोल करके दिखा रहा हूँ कि क्यों मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा रहा हूँ, कहीं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गई, इसी में और भी बहुत सारी थियरीज़ हैं। वर्नर की थियरी सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। ये सब चीज़ें पढ़नी है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जिस तरीके से स्टार्ट किया हूँ, आज तो उतना फेमिलियर नहीं हुए होंगे, लेकिन अब मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोगों को बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। बस जो मैंने कहा था रिवाइज़ करने के लिए वो कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।